राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक है वो सामाजिक प्रथा, विवाह संबंधी रीति रिवाज, मृत्यु संबंधी रीति रिवाज एवं संस्कार, इनको एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और 16 संस्कार की मैंने एक वीडियो बना दी है, आप लोग देख लेना। तो अपना जो आज टॉपिक रहने वाला है सामाजिक प्रथा, विवाह संबंधी और मृत्यु संबंधी जो भी रीति रिवाज है। देखो, तो सबसे पहले अपने करते हैं सती प्रथा। देखो, सती प्रथा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले देखो, सती प्रथा की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो इसका उल्लेख मिलता है सबसे पहले सती प्रथा को, वो गटियाला शिलालेख में मिलता है। तो देखो, और गटियाला शिलालेख से क्वेश्चन बन सकते हैं। वो देखो, गटियाला शिलालेख अगर पूछ ले किससे संबंधित है, तो यहाँ गटियाला आ रहा है और इस गय से पहले गय आता है, तो आप ऐसे याद रखना गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है। आप लोग किसी चीज से कनेक्ट करके याद कर लेना, गटियाला शिलालेख गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित। और ये कहाँ पर है? गटियाला, जोधपुर में है गटियाला शिलालेख। और इसकी भाषा की बात करते हैं तो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में, और 4 लेखों में लिखा गया। ठीक है, गटियाला शिलालेख से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस सर्वप्रथम उल्लेख इसका सती प्रथा का इसी गटियाला अभिलेख से शिलालेख से मिलता है। आगे देखो, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। देखो, भारत में सती प्रथा पर राजा राम जो मोहन राय है, इनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, किन्होंने? लॉर्ड जो विलियम बेंटिंक है, इन्होंने कब 1829 में कानून बनाकर रोक लगाई थी भी, ठीक है ना, सती प्रथा पर। किन्होंने? राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने और 1829 में। आगे देखो, इससे क्या क्वेश्चन बनता है कि अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य ने सती प्रथा पर रोक लगाई, तो ध्यान रखना बूंदी, याद रख लो 1822 ईस्वी में। ये रहा सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत। पूछे सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली बूंदी कब? 1822 ऐसे लो, मैंने कहीं एक बार आपको शायद याद करवाया है कहीं पर कि 1822, ये 2-2 है तो बूंदी पड़ी, ऐसे लो 2-2 याद रह जाएगा, बूंदी से 1822। और नरेश विष्णु सिंह ने और 1822 में गैरकानूनी घोषित किया। ठीक है, सती प्रथा से अगर इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और देखो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, 1822 में तो बूंदी, और फिर 1825 की बात करते तो 1825 में कौन रोक लगाते इस रियासत? बीकानेर रियासत ने रोक लगाई। 1825 में बीकानेर रियासत है, और बूंदी ने सर्वप्रथम 1822 में। 1830 में सती प्रथा पर रोक लगाती है अलवर में, कौन? महाराजा बन्ने सिंह ने। तो 1830 में महाराजा बन्ने सिंह ने अलवर में, 1825 बीकानेर में, 1844 में जयपुर नरेश सिंह राम सिंह द्वितीय ने, जो जयपुर के नरेश राम सिंह द्वितीय 1844 में रोक लगाते हैं। और 1846 में देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ने, और 1848 में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने। तो आप बूंदी का तो जरूर याद रखना, सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत सती प्रथा पर बूंदी 1822 में, फिर 1825 बीकानेर, 30 अलवर, 1844 जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय, 1846 डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, 1848 में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने। अगर क्वेश्चन आता है सहगमन का संबंध है, तो सती प्रथा से ही है अभी सहगमन का संबंध। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सती जो कि रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया, तो 1987 में। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सती प्रथा से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जो मैंने लिखे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखो, कन्यावध, राजस्थान में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक 1833 में कोटा रियासत ने। कैसे कन्या, कैसे कोटा रियासत, कब? 1833 में। तो कोटा रियासत के कौन? महाराजा राम सिंह सेकंड, महाराज राम सिंह द्वितीय, इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट विल किशन के प्रयासों से रोक लगाई गई। और बूंदी ने 1834 में इस पर, और जयपुर ने 1844 में। तो इस कन्यावध पर रोक लगाने की बात करते हैं तो सर्वप्रथम 1834 में कन्यावध पर रोक लगाई किन्होंने? बूंदी ने। ठीक है, और जयपुर ने 1844 में। तो राम सिंह द्वितीय के समय कन्यावध पर रोक लगाएगी, ध्यान रखना भाई। आगे देखो और प्रथाएं, देखो डाकन प्रथा। सबसे पहले सर्वप्रथम अक्टूबर 1853, रट लो भाई, डाकन प्रथा की बात करें, सर्वप्रथम अक्टूबर 1853 में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के समय इस पर रोक लगाई। तो डाकन प्रथा में ऐसे रखना, डाकन को स्वरूप ही सो है सारा डर जाए, इसे याद रह जाएगा। तो डाकन प्रथा सर्वप्रथम अक्टूबर कब? 1853 में मेवाड़ के महाराणा कौन? स्वरूप सिंह के समय रोक लगाती है। तो डाकन प्रथा, डाकन का स्वरूप सिंह, स्वरूप ही ऐसा रूप, स्वरूप सिंह याद रह जाएगा। आगे देखो समाधि प्रथा। अगर इसमें देखें डाकन प्रथा में भाई मतलब किनको यहाँ पर दोषी ठहराया जाता था, तो विशेषकर जो जनजातियों में पूर्व में देखें तो मीणा
और भील, उनमें महिलाओं को दोषी ठहराया जाता था। अब देखो समाधि प्रथा, तो 1844 में जयपुर में लुडलो के प्रयासों से प्रतिबंध लगा। समाधि ऐसे लो, समाधि होगी लुड के गयो ऐसे लो, लुड लो। तो समाधि प्रथा 1844 में जयपुर में लुडलो के प्रयासों से प्रतिबंध लगा भाई, समाधि प्रथा 1844 में, ठीक है ना। आगे देखो सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी, ये क्या है? तो राजस्थान सरकार ने इसे रोकने के लिए राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 पारित किया गया। यानी कि जो सागड़ी प्रथा है, जो बंधुआ मजदूरी है, यहाँ पर जो साहूकार होते हैं ना, उनके द्वारा जो गरीब लोग होते हैं उनको उधार दी गई जो राशि होती है, उनके बदले उनका जो घर का काम होता है ना, घरेलू नौकर के रूप में उनसे मतलब रख लिया जाता था काम करवाने के लिए। सागड़ी प्रथा है, बंधुआ मजदूरी इसी को ही बोलते हैं, जिन्हें दासी या हाली चाकर बोल देते थे। जो साहूकार लोग होते थे वो गरीब लोगों को उधार दे देते थे, जो उधार दी गई राशि होती थी उनके बदले फिर क्या करवाते थे, फिर यानी कि उनके घर में काम करवाते थे, घरेलू नौकर के रूप में रख लेते थे, जिनको मैं लिख देती हूँ दासी या हाली चाकर कहते थे, ठीक है। ये लिख भी रखा है, यहाँ पर दास प्रथा कहा जाता है, इसमें नहीं लिखा। आगे देखो दास प्रथा, दास प्रथा दास, दासी, गोला चाकर नामों से पुकारते। दास प्रथा को किस दासी या दास या गोला चाकर नाम से इनको जाना जाता है, पुकारते हैं भाई। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त कर दिया भाई। दास प्रथा को समाप्त किन्होंने किया? देखो 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बना करके इसको समाप्त कर दिया। आगे देखो त्याग प्रथा। अब देखो त्याग प्रथा क्या चीज़ है। देखो राजस्थान में अपने जब शादी होती है, विवाह, उसके अवसर पर जो चारण लोग होते हैं, भाट और डोली, ये सारे होते हैं ना, ये लड़की की शादी होती है, लड़की वालों से क्या लेते हैं? मुंह मांगी कोई दान दक्षिणा लेते हैं, उसे ही त्याग कहते हैं भाई। लड़की वालों से मुंह मांगी दक्षिणा ले लेते हैं, उसे त्याग कहते हैं। तो देखो त्याग प्रथा की बात करते हैं, सबसे पहले 1841 में जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने इसे गैर कानूनी घोषित किया था। त्याग प्रथा को कौन, कब? 1841, त्याग 41, 1841 में जोधपुर महाराजा मान सिंह ने इसे गैर कानूनी घोषित किया। और त्याग प्रथा से अगर पूछ ले भी, त्याग प्रथा से किसकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा, ऐसे क्वेश्चन आता है, त्याग प्रथा से किन की आर्थिक परिस्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा था? तो राजपूतों पर बुरा प्रभाव पड़ा था भी त्याग प्रथा पर, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखो विधवा विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया। अब आपको ऐसे रखना, विधवा विवाह, देखो लेडीज विधवा हो जाती है ऐसे लोग, तो भगवान ईश्वर पे ही सब कुछ डिपेंड होता है, वो ईश्वर को मानने लग जाती है, थोड़ा ऐसे कनेक्ट कर लेना। विधवा हो गई तो ईश्वर को सब कुछ मानने लग जाए, तो थोड़ा ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, याद रह जाएगा। तो विधवा विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने कब? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया था। और विधवा विवाह पुस्तक किन्होंने लिखी? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो विधवा पुस्तक लिखी चांदकर्ण शारदा ने। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ, तो भाई लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किनके? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आप देखो बाल विवाह से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाल विवाह, भारत में बाल विवाह का जो प्रचलन है वो हर्षवर्धन के काल में हुआ था। देखो भाई बाल विवाह का किनके समय? हर्षवर्धन। और 1858 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री कौन? प्रताप सिंह ने बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया। तो बाल विवाह हर्षवर्धन के काल में हुआ। और 1885 में कौन? जोधपुर का जो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, इनके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। और 1903 में इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है क्वेश्चन अनमेल विवाह से, कि 1903 में अलवर रियासत ने 3 में अलवर में भी आपको 3 सा लग रहा है, ऐसे कनेक्ट करो। 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह, अनमेल में भी भी 3 तरह लग रहा है, तो बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध का घोषित किया 1903 में अलवर रियासत ने, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आता है ऐसे देखो, हरविलास शारदा के प्रयासों से, किनके? हरविलास शारदा के प्रयासों से कब? 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पारित हुआ। तो 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध जो अधिनियम पारित हुआ किनके प्रयासों से? हरविलास शारदा के प्रयासों से, जिसे क्या कहा जाता है? शारदा एक्ट कहा जाता है। तो देखो जो शारदा एक्ट है ना, इसमें लड़के की उम्र तो थी 18 वर्ष और लड़की की यानी कि 14 या 15, कहीं 15 मिल जाती है कुछ बुक्स में, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कई मैंने देखा 15 वर्ष भी लिख रखा है, तो देख लेना, यहाँ थोड़ा देख लेना आप कौन सी बुक के अकॉर्डिंग। तो शारदा एक्ट है, इसमें लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष निर्धारित थी। वर्तमान विवाह के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष लड़कों की और लड़कियों की जो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। और नाता क्या है? देखो नाता की बात करते हैं तो नाता सभी को पता है कैसे होता है, यानी कि पुनर्विवाह, जो पुनर्विवाह इसकी प्रथा है जिसमें सहमति के आधार पर पत्नी है वो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, उसको नाता बोलते हैं। और डावरिया क्या है?
देखो लड़की की शादी में दहेज के साथ, जब लड़की की शादी होती है दहेज देती है, दहेज के साथ में कौन जाती है, कुंवारी कन्या भी साथ भेजते हैं, उसको डावरिया कहते हैं। जब कुंवारी कन्या साथ में जाती है ना, दहेज देते हैं तो साथ में कुंवारी कन्या जाएगी, उसको डावरिया बोलते हैं। को सामाजिक प्रथाएं होगी कंप्लीट, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। और अब विवाह संबंधी रिवाज और बाकी कुछ ऐसे रहते हैं क्वेश्चन, तो अपने टेलीग्राम पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। एमसीक्यू में डाल दूंगी क्वेश्चन, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो देखो विवाह संबंधी रीति रिवाज यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने पहले लिखे हैं। देखो सामेला या समेला, इसको जो बोलते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन 2022 में सेकंड ग्रेड में। तो देखो वर के वधु के घर पहुंचने पर, जो वर है वधु के घर पहुंचने पर वधु का जो पिता है, जो बहू है वधु है, उसका जो पिता है अपने संबंधियों के साथ वर पक्ष का जो स्वागत करता है ना, जो लड़के वाले है वर पक्ष का जो स्वागत करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, सामेला या समेला। और इसे क्या कहा जाता है, सामेला या समेला को, इसे ठुमावा मधुपरक आगमनी भी कहा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सामेला या मधुपरक क्या है, तो वधु के पिता द्वारा बारात का स्वागत करना, ठीक है। या ऐसे आ जाए आगवानी क्या है, आगवानी से लो आए हैं भाई, आगवानी आए हैं, ठुमावा से लो ठुमके लगा कर आए, इससे कनेक्ट कर लो, याद रह जाएंगे। तो यानी कि वधु के पिता द्वारा बारात का स्वागत करना ही क्या कहलाता है, ठुमावा, मधुपरक, आगवानी, सामेला, समेला। और बारात को जनवासा में ठहराया जाता है, और बारात के जनवासे में ठहराने के बाद वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं, गाली गोतों में सिट्ठन कहते हैं भाई। ये सिट्ठन गीत है, बारात के जो जनवा में ठहरने वाले जो वधु पक्ष होते हैं उनकी जो महिलाएं वो गाती है भाई सिट्ठन गीत। आगे देखो डुकाव क्या, डुकाव तो पता होगा, दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर वधु के घर पहुंचता है, उसके डुकाव बोलते हैं। और बडार, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, और बहुत बार गलती भी करते हैं लोग, इसको मृत्यु से जोड़ देता है कोई, कैसे ही अगर सीधा ही आता है कि विवाह से संबंधित है किसी और चीज से, तो विवाह से संबंधित, अगर विवाह से पूछा जाता है तो सीधा विवाह से लिखना। पूरा पूछा जाता है कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा अपने सगे संबंधियों को सामूहिक भोजन कराया जाता है, वो ही बडार है भाई, सामूहिक भोजन कराना, और विवाह से ही संबंधित है, ठीक है ये बडार। अब ओलंदी क्या है, नववधु, जो नवी वधु आती है उसके साथ में जो अगर पुरुष आता है उसे तो ओलंदा बोलते हैं, और महिला आती है उसको ओलंदी बोला जाता है। नई नई शादी होती है लड़की की, नववधु होती है, उसके साथ में जो महिला आती है उसे ओलंदी बोला जाता है। अब कांकण बंधन क्या है, कांकड़ डोरा जिसको बोलते हैं, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड में। तो देखो कांकण बंधन या को कांकण डोरा, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन के धागा बांधते हैं ना, देखा होगा शादी हुई जिनकी, जो शादी के बाद में खोलते हैं, कांकड़ डोरा बोलते हैं आप। इसमें नमक और राई भी मिलाई जाती है भाई। यानी कि जब बिंदोरा निकाला जाता है ना, बिंदोरे के दिन वर और वधु के दाहिने हाथ में और पाँव में कांकड़ डोरे बांधे जाते हैं, उसे बोलते हैं। और इसके अंदर एक मोली जो होती है उसमें मतलब सूखे फल आदि, मतलब कुछ छेद में कोड़ी वगैरह ये डाल दे, कोड़ी होती है ना वो। और कई बार ऐसा भी होता है उसमें मतलब छोटे छोटे लाख और लोहे के छल्ले और लाल वस्त्र में मतलब ऐसे प्रो करके बांध दिए जाते हैं, कांकड़ डोरे बाद में खोलते हैं ना शादी में, क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। आगे देखो बरी पड़ला क्या है, इसको चीकनी कोथली भी बोलते हैं। बरी पड़ला को याद रखना, चीकनी कोथली से आ जाए बरी पड़ला। तो वर के वधु से, वर के घर से, जब लड़का है वर, उसके घर से जब वधु यानी कि लड़की की तरफ, वर के घर से वधु के घर को जब कपड़ा आभूषण आदि तैयार करके भेजते हैं, उसको तो बरी, कपड़ा आभूषण भेजना ये तैयार करके भेजते हैं उसको बरी बोलते हैं। बरी बोला ना, बरी आई है भाई, कपड़ा आभूषण। अगर वर के घर से वधु को मिष्ठान मेवा खाने की, जो मिष्ठान मेवा आदि भोजन, उसको पड़ला बोलते हैं। तो इसको चिकनी कोतली या बरी पड़ला बोलते हैं। बरी तो यानी कि कपड़ा आभूषण और मिष्ठान मेवा आदि ये पड़ला। अब देखो टूटिया या टूटकी या खोड़िया के सारे विवाह से संबंधित है। देखो लड़के की शादी होती है ना, लड़की की शादी होती है, तब देखा होगा नहीं, लड़के साइड वाले, वर की साइड वाले, यानी कि वर की बारात जाने पर, जब बारात चली जाती है लड़के की, तो वर की बारात जाने पर वर पक्ष की और लड़के की साइड वाले से महिलाएं, लास्ट में जो लेडीज रह जाती है ना घर में, वो लोकनाट्य किया जाता है। यानी कि ऐसे टूटिया या टूटकी बोलते हैं, खोड़े ऐसे मतलब दूल्हे दुल्हन से बना लेते हैं, जैसे कि कपड़े वगैरह का ऐसा कुछ, फिर उनका ऐसे जैसे लड़के और लड़कियों की शादी का जैसे फेरे वगैरह के उसी प्रकार से गीत गा करके करते हैं, उसको टूटी या टूटकी बोलते हैं, टूटिया या टूटिया खोड़िया। देखो जानोटन क्या है, जानोटन, वर पक्ष, जब लड़का है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है उसको जानोटन बोलते हैं। और कन्यावल क्या है, वधु के संबंधी विवाह के दिन व्रत करके उसे विदा करके जो भोजन कराते हैं ना, वो कन्यावल होता है।
और मुकलावा या गोणा, इसको आणो भी बोल देते हैं, मुकलावा या गोणा। तो शादी के बाद में जब कन्या को वेश्क होने, जो मतलब पहले छोटी तो जो वेश्क हो जाती है, उसके बाद में जब उसको ससुराल भेजा जाता है उसको बोल देते हैं मुकलावो कर दी हुई, मुकलावा या गोणा या आणो, भाई आगे, ठीक है ना, वेश्क हो गई लड़की, फिर उसको ससुराल भेजा जाता है शादी के बाद में, तो उसको मुकलावा गोणा या आना बोल देते हैं, आणो। अब ये मूठ भराई क्या है? तो शादी के समय जब वर के सामने थाल, देखो शादी होती है उस समय जो लड़का उसके सामने थाल रखी जाती है, थाल में जो रुपए रखे जाते हैं वो शगुन के रूप में रुपए होते हैं, उनको लेने को कहा जाता है, भी आप उठा लो। कई बार ऐसे 1 रुपया उठाता है कोई, ऐसे जो मूठ भराई होती है शादी के समय वर के सामने थाल रख दिया जाता है और शगुन के रूप में उनको रुपए लेने को कहा जाता है, वो होती है मूठ भराई। दोस्तों हाथ दर्द करने लग गया बहुत ज्यादा। आगे देखो, मोड़ बांधना। शादी के दिन वर के सिर पर सेहरा, शादी वाले दिन वर के सिर पे जो सेहरा नहीं बांधते हैं उस पर मोड़ बांधा जाता है, एक मोड़ बांध दिया जाता है, उसको मोड़ बांधना कहते हैं। तोरण क्या होता है? मोड़ बांधना तो देखो सिर पे बांधा जाता है, तोरण वर कन्या के घर पहुंचता है, मतलब लड़का है वो लड़की के घर, कन्या के घर पर पहुंचता है, तो घर का जो दरवाजा होता है ना मेन, उस पर बांधे तोरण को छड़ी या तलवार द्वारा छूता है। छड़ी नहीं मारता, ऐसे बोलते छड़ी मारना। लड़का है क्या है, लड़की के घर पे जाता है ना जब बारात लेकर के, तो जो मेन गेट होगा उस पे ना वो लड़का छड़ी मारेगा ऊपर, देखा होगा शादियों में, तो ऐसा होता है। तो छड़ी या तलवार द्वारा छूता है, उसको ही तोरण कहते हैं, ऐसा होता है। हाँ भाई, यहाँ पर लड़की की शादी हो चुकी है पता लगता है उससे। तो छेड़ा, एक कुछ चीज़ें ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने लिख रखी है। अगर छेड़ा फाड़ना का प्रथा किससे संबंधित है पूछे तो छेड़ा फाड़ना भीलों से संबंधित है, ये वन लाइनर ऐसे लिख रखी है मैंने। शारदा एक्ट किससे संबंधित है पूछे तो शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। कुकड़ी रस्म का संबंध पूछ ले तो सांसी जनजाति से, कौन सी जनजाति से कुकड़ी का पूछे, शारदा एक्ट बाल विवाह से है भाई। और डावरिया का संबंध दासियों से है। और राज्य में संबंधित जो अधिक जो बाल विवाह, मतलब राज्य में सबसे ज्यादा जो बाल विवाह संपन्न होते हैं वो सभी को पता है, अखातीज को होते हैं। लो भाई, अब विवाह से संबंधित हो गए और सामाजिक प्रथा कर ली, और इससे पहले वीडियो बनाई थी इसमें 16 संस्कार भी हो गए, सारे कंप्लीट हो जाते हैं 2 ही वीडियो में, कोई चीज़ नहीं रहती है। अब इस वाले पे ये कर लेते हैं मृत्यु संबंधित रीति रिवाज एवं संस्कार, यानी कि शौक या जो गम की रस्में हैं वो सारी आ जाती है। तो देखो मृत्यु से संबंधित है ये, देखो बेकुंठी क्या है? देखो, मृतक व्यक्ति, जो मरा हुआ व्यक्ति है, उसके शरीर को बांस या लकड़ी से निर्मित शैया पर शमशान घाट तक ले जाता है, इसे अर्थी या बेकुंठी कहा जाता है। भाई मर जाता है व्यक्ति तो अब लेके जाता है ना शमशान तक, जो बांस की जो बनी होती है लकड़ी से निर्मित जो शैया होती है उस पर, उसको अर्थी या बेकुंठी कहा जाता है। यदि किसी, ये कुछ चीजें देखो, अगर कोई विधवा महिला उसकी मृत्यु हो जाती है तो अर्थी पर लेटाने से, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देती हूँ कि यदि कोई विधवा महिला की मृत्यु हो जाती है तो अर्थी पर लेटाने से पहले उसके जो सारे आभूषण है वो उतार लिए जाते हैं। कुछ चीजें रह गई है पर पता नहीं कैसे रह गई, देखो कि कोई विधवा महिला है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो अर्थी पर लेटाने से पहले तो उसके सारे आभूषण उतार ली जाती है अगर विधवा है तो। यदि अगर कोई सुहागिन महिला है तो मृत्यु हो जाती है तो उसको अर्थी पर लेटाने से पूरा उसके हाथों में लाल चूड़ियां पहने से सारों को पता है भी वो सुहागिन है, तो उसका पूरा ऐसे सुहाग की, मतलब जैसे सुहागिन महिला होती है उसी की तरह उसको लेके जाते हैं, तो लाल चूड़ियां पहना देंगे, पूरा मांग सिंदूर सब कुछ है उसका श्रृंगार कर देंगे, ये सभी को पता होगा। अब देखो, जब बेकुंठी होती है उस पर लेटाते समय जो सर होता है ना वो तो रखेंगे उत्तर की तरफ, देखो सर रख रहे हैं उत्तर की तरफ, यहाँ सर रख रहे हैं, और जो पैर होते हैं वो दक्षिण की ओर कर दिए जाते हैं। और जो बेकुंठी है इसको ले जाते व्यक्ति, जो उसका निकटतम जो संबंधी कोई व्यक्ति होता है उसको कांधिया, मतलब कहलाते हैं, जो कंधा लगाते हैं कांधिया कहलाता है, ठीक है ना। तो बेकुंठी से हो गए। आगे देखो, भद्रिया से क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में 2nd ग्रेड में। भद्र क्या है? तो दाह संस्कार के समय मरे हुए व्यक्ति के पुत्र या संबंधियों द्वारा बाल या केस देना ही भद्र कहलाता है, ये 2022 में पूछा गया। और ये मोस्टर भी इंपॉर्टेंट है, 2012 में पूछा गया 2nd ग्रेड में, बाकी कई बार पूछा गया क्वेश्चन, काफी बार। देखो, इसको मोस्टर या नुक्ता या मृत्यु भोज बोल देते हैं। तो मृत्यु के जो 12वें दिन है, 12वें दिन भोजन कराते हैं जिसे नुक्ता या मोसर कहते हैं। कुछ व्यक्ति अगर जीवितावस्था में, अगर जीवित ही है व्यक्ति, जीवितावस्था में अपना मोसर करा देते हैं, उसको ओसर या जोसर बोलते हैं। ऐसे लो, व्यक्ति जिंदा है भाई मोसर करवा रहा है, ऐसे लो वो बंदा जोश जोश में करवा रहा है, ऐसे याद रह जाएगा, उसको ओसर या जोसर, उसको कोई असर नहीं पड़ता, जिंदा ऐसे ले लो तो ओसर जोसर याद रह जाएगा। और कुछ चीजें इससे संबंधित, आपको मृत्यु से संबंधित और चीजें भी है जो आपको पता होगी, वो चीजें नॉर्मल मैंने नहीं लिखी। बखेर शायद मैंने लिख भी रखा है, बखेर होता है वो तो पता है, अभी मृतक व्यक्ति उस शरीर के शमशान तक लेके जाते हैं। अर्थी के आगे जैसे धन लुटाना, बखेर या उछाल मतलब करते हैं ना पैसे वगैरह, वो चीज़ लिख रखी है शायद, मैंने याद नहीं है, तो लिख तो मैंने छोटी मोटी सारी रखी है, आगे देख लेंगे। देखो, ढूंढ, बच्चे के जन्म के बाद
प्रथम होली, जो पहली होली आती है, उस पर जो ननियाल नन्हेराड़ा है नहीं वे, ननिहाल पक्ष की ओर उपहार भेजे जाते हैं। अब ढूंढ से लो, छोटा बच्चा है, उसको ढूंढ रहे हैं से लो, ऐसे याद रहिएगा। ढूंढ किससे संबंधित है? बच्चे से। ऐसे ढूंढ किसको? बच्चा खो गया, ढूंढ रहे हैं, ऐसे कनेक्ट करो तो याद रह जाएगा ढूंढ। बच्चे के जन्म के बाद जो पहली होली है, उस पर जो नन्हेराड़ा है, ननिहाल पक्ष है, उसकी ओर से उपहार भेजे जाते हैं, याद रह जाएगा। एक बेखुंटी से एक चीज भी, और कुछ चीजें हैं, एक ध्यान रखना। एक आधेठा होता है, उसको क्या बोलते हैं? देखो, घर से शमशान घाट तक जब लेके जाते हैं ना, तो बीच में मान लो कोई चौराया आ गया है ना, उस चौराहे पर जो बेकुंठी थी, उसको दिशा को बदला जाता है भाई। उसी क्रिया को क्या कहा जाता है? आघेटा या आधा रास्ता या आधे राह, मतलब आधे रास्ते में बदल देते हैं। तो ये चीजें मैंने लिखी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे देखो, सात्रवाड़ा क्या है? मृतक के घर पर मृत्यु के 12 दिन तक शोकाकुल में लोगों का आना जाना, वो सातवाना देना, वो ही सात्रवाड़ा है। सातवाना देते हैं ना, 12 दिन तक मर गया कोई व्यक्ति, उसके घर पर 12 दिनों तक लोग आते हैं, मतलब दुख दर्द बांट रहे हैं, अभी सातवाना दे रहे हैं, चुप हो जाओ, रो मत ऐसे, उसको ही सात्रवाड़ा बोलते हैं। मोक कांड, आपने बोला है ना, मुख खान जावा भाई, मर गयो, वो मोक कांड हुआ है भाई। मृतक के रिश्तेदार परिजनों को सातवाना देने आते हैं। और पानीवाड़ा, देखो, अंतिम संस्कार होने के बाद अंत्येष्टि में गए व्यक्ति स्नान कर मृत व्यक्ति के घर जाते हैं। यानी कि अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद में जो अंत्येष्टि में लास्ट में जो गया है, उस व्यक्ति के स्नान करके उस मृत व्यक्ति के घर पे जाते हैं, और परिवार के लोगों को क्या देते हैं? सांत्वना देते हैं उनको। और लांपा क्या है? देखो, लांपा अंत्येष्टि में अग्नि सबसे बड़ा जो बेटा होता है ना, या भाई देता है, इस प्रक्रिया को लांपा या लोपा कहा जाता है। यानी कि जो अग्नि की आहुति नहीं देते हैं क्या, अग्नि की आहुति देते हैं, वो सबसे बड़ा बेटा या फिर निकट का कोई भाई होता है, वो दे देता है, उसको बोलते हैं लांपा या लोपा। और आगेटा मैंने बता ही दिया, आगेटा आधे रास्ते में से ले लेना, यानी कि घर और शमशान की यात्रा के बीच में जो चौराहा आता है, उस पर बैकुंठी की दिशा का परिवर्तन के बदल दिया जाता है। बस एक दो ही रह गए, बाकी अपना लिख भी रखा है। हाँ, एक दो ही रह गए, कंप्लीट हो जाता है। देखो, बखेर क्या है? मृत व्यक्ति के शरीर को शमशान ले जाते समय अर्थी के आगे धन लुटाना ही बखेरिया उछाल कहलाता है। बखेरते हैं ना रुपये पैसे, जब कील मखाने से नहीं उछालते हैं उस समय, तो वो धन लुटाना यानी कि रुपये पैसे। आगेटा घर और शमशान की यात्रा के बीच चौराहे पर बैकुंठी की दिशा परिवर्तन किया जाता है, वो आगेटा कहलाता है, आधे रास्ते में। फूल एकत्र करना, यानी फूल चुगना बोलते हैं ना, वो फूल चुग है, फूल एकत्रित करते इकट्ठा। तो दाह संस्कार का जब तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन मृतक के संबंधी शमशान जाकर उसके दांत और हड्डियां, मतलब सारी इकट्ठी कर लेते हैं, चुगले हुए अभी मामू, फिर कुल्लड़ से में डाल दे है, वो जो मिट्टी का सा होता है ना उसमें, तो उसको फूल एकत्रित करना बोलते हैं। तो ये दोस्तों अपना सारा आज कंप्लीट हो जाता है। बाकी आप कोई इनमें अगर आर्ट एंड कल्चर में कोई टॉपिक रहता है तो आप बता देना। अभी कोई टॉपिक मैंने तो लगभग करवा रखे, कोई टॉपिक आपको लगता है आर्ट एंड कल्चर में कि ये टॉपिक करवा देना, तो मेरे को बता देना, जिसको ज़्यादा ज़रूरी हो वो मैं पहले करवा दूँगी।